मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार को दोनों सीटों पर वोट पड़ेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा कश्मकश की स्थिति विजयपुर सीट को लेकर है, जहां भाजपा से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने आदिवासी समाज के नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। यहाँ वोटिंग के 2 दिन पहले 4 गाँव में फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद सियासत गर्मा गई। यहाँ बाहर से आए कुछ बदमाशों ने आदिवासियों को धमकाया और गोलियां चला दी। ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए गुंडे बुलवाए, तो वहीं बीजेपी इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। ये डाकुओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी, डकैतों का। चुनाव में प्रशासन का करते थे, पैसे का करते थे, हर तरह का दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आ गई। निर्वाचन आयोग इसी वक्त डीएम को और एसपी को लाइन अटैच करे। चुनाव प्रणाली का जितना हनन हो सकता है, 11 गाँव में गोली चलाना, पकड़ा जाना और करीब 5 लोगों को गोली लगना। पकड़ा गया डाकू वो हिस्ट्री सीटर है जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना, कोई बंटी रावत नाम का अपराधी पकड़ा गया है तो कोई इस प्रकार का अपनी जाति के अपराधी का ऐसे कोई उपयोग करेगा? ये कांग्रेस का प्लानिंग के तहत केवल आरोप और झूठ और छल की राजनीति करना, अपनी योजना से किसी को बुला करके आक्रमण करना और फिर उसको इस रूप में लाना, ये कांग्रेस का कुचक्र और कांग्रेस का इस प्रकार की प्लानिंग न कभी सफल होगी न कभी सफल हुई है। बुधनी सीट पर तो एक तरफा चुनाव की स्थिति दिख रही है। खुद ये कांग्रेस मान रही है कि यहाँ वे टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। कांग्रेस को यहाँ के जातीय समीकरणों से जीत का भरोसा है। विजयपुर का जातीय समीकरण: आदिवासी 60,000, जाटव समाज 35,000, माली कुशवाहा समाज 30,000, धाकड़, ब्राह्मण, रावत, मीणा, गुर्जर, मारवाड़ी एवं अन्य समुदाय 85,000। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा आदिवासी समाज के सहरिया जाति से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 40,000 से अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस को ये वोट अपने हिस्से में आने की उम्मीद है। इसके साथ ही वो बिकाऊ और टिकाऊ का नारा भी बुलंद कर रही है। रामनिवास रावत को दगाबाज के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। वहीं भाजपा विकास के एजेंडे पर चुनाव मैदान में है। रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार यहां 400 करोड़ के ऊपर के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर चुकी है। चंबल नदी पर पुल, सरकारी कॉलेज और सिविल अस्पताल जैसे कई ऐलान भी हो चुके हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस जातीय समीकरणों का फायदा उठा पाती है या भाजपा का विकास का दाव चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव, एक तो बुधनी विधानसभा और दूसरा विजयपुर। दरअसल विजयपुर बवाल और सवाल पर आज हम बात करेंगे। फोकस इस बात पर है कि वहां हिंसा हो गई है मतदान के एक दिन पहले, और उस हिंसा के मायने क्या है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही, लेकिन सच ये कि वहाँ हिंसा हुई है, गोलियाँ चली है और एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। बुधनी में माहौल सामान्य, विजयपुर में क्यों मची है गदर? क्या बुधनी सीट पर कांग्रेस ने डाल दिए हैं हथियार? विजयपुर में बवाल के पीछे है किसका हाथ? विजयपुर में क्या चलेगा, भाजपा का विकास या कांग्रेस का आदिवासी कार्ड? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस चुनाव की बेला के पहले, उपचुनाव की। अगर हिंसा होती है तो एक तरह से ये कॉलेज इलेक्शन की भी याद दिलाता है। इस पूरे चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी, कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी और भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पवन जी आपके साथ। दरअसल 2 उपचुनाव है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है।
और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले बार जो आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस तुलना में बुधनी और विजयपुर के चुनाव ज़्यादा चर्चित है, ज़्यादा सुर्खियों में है और ज़्यादा कांटा जोड़ मुकाबला नज़र आता है। अब मतदान का प्रतिशत कितना होता है, वोट किस तरफ जाते हैं, कौन उनको लुभाता है, कौन विकास कार्यों की तरफ खींचता है और कहाँ जातिगत समीकरण कैसे बैठते हैं, आपकी राय। फिर मैं बात करूंगा मंजरी जी से। पवन जी, एक होता है सकारात्मक झुकाव या सकारात्मक आदमी वोटर का परिवर्तन, और एक होता है नकारात्मक। जी। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता से भरी हुई है। कई सारे एग्जाम्पल आपने अभी देख लिया। बुधनी की बात करें, बुधनी उपचुनाव में अभिषेक गौर को रमाकांत भार्गव जी के लड़के उनके घर में जाकर धमका रहे हैं कि आप अगर उनका प्रचार करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अभी यहाँ का भी आपने, हमारे हेमंत कटारे जी ने कंप्लेंट की थी। रिटर्निंग ऑफिसर जो उदय सिंह सिकरवार हैं, पहले भी 2 बार उनके खिलाफ शिकायतें हो चुकी थी, लेकिन एसडीएम है, वही एसडीएम से उनको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया है और शिकायत के बाद उनको हटाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य में अच्छी तरह से उसको इन्वॉल्वमेंट है। और विजयपुर सीट में हम कहते हैं विजयपुर सीट ये कहीं से जीत ही नहीं सकते। विजयपुर सीट में तो ये बड़े बड़े दम्भ जो बढ़ते थे कि हमारी एकता, हमारी यूनिटी, ज्योतिराज सिंधिया जी को स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जी पूरी तरह उस चुनाव से नदारद थे, ना उनकी कोई टीम का व्यक्ति वहां पर दिखा है। तो ये 400 करोड़ निर्माण का कार्य का भूमि पूजन कर देंगे, तो हम कहते हैं कि 400 करोड़ का भूमि पूजन करने वो जनता नहीं देख रहा होगी कि पहले जो भूमि पूजन किए थे उनका क्या हुआ। वो सब जनता अच्छी तरह से आजकल आकलन करना आता है। और इस तरह की घटना घटी है, फायरिंग हुई है, इतने सारे गांव में फायरिंग हुई, कैसे चुनाव जैसा एक गाड़ी, हम लोग थे चुनाव प्रचार में, एक गाड़ी नहीं घुसने दिया जाता, तो कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं। अगर हम लोग की गाड़ी चेक कर रहे हैं, बाहरी व्यक्ति कैसे आ गया वहां पे आके फायरिंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो सत्ता का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह के लाइन ऑर्डर को मजबूत करना, और अगर उससे चूक हुई है तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत की भी हो सकती है। और जब वो व्यक्ति पकड़ा गया तो अभी तक तो मेरे ख्याल से उसको कूट काट के बता देना चाहिए किसका व्यक्ति है, लेकिन अब वो बात छुपी रहेगी, कभी नहीं निकल पाएगी बात के एक्चुअल में कहां से आया। कि जब वो पकड़ में हाथ लग गया है तो अभी तक तो कुछ ना कुछ सुराग मिल जाने चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार अच्छी तरह से दिख रही है, इसलिए रुक रुक करके चुनाव करा रहे हैं। एक साथ उपचुनाव पहले होते थे, जितने भी होते थे हो जाते थे, और रुक रुक करके करा रहे। बीना का निर्णय पूरा अधर में लटका हुआ क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को अब पता चल गया है कि जितना भी जीतना है उनको मैनेजमेंट से जीतना है। उनके काम ऐसे कोई नहीं जिन कामों के बाद जीत सके, क्योंकि हम तो कहते हैं जो 10 सबसे ज्यादा कामों को प्रचारित और प्रसारित किया है उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। हर नए चुनाव में झूठ का पुलिंदा भी जरूर है कि चुनाव के समय लुभावने दे देंगे और पैसे बंटवा दो आप, दारू का लालच दे दो आप, पुलिस प्रशासन को दे दो कि भाई इनको जीतना है, कलेक्टर को लगा दो ड्यूटी में। तो पुलिस प्रशासन पैसे का दुरुपयोग करके कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। चलिए मंजरी जी, सरकार की जिम्मेदारी की वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे। सिर्फ 2 ही उपचुनाव हैं, ऐसे भी नहीं कि 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हों। क्या वजह है कि 11 गांव में फायरिंग होती है, हिंसा फैलती है और उसमें एक आदमी को जनता पकड़कर पुलिस को सौंपती है? जो बात पवन पटेल जी कह रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, पुलिस बता नहीं पा रही है कि वो जो हमलावर है वो किसके द्वारा भेजा गया था और क्या उसकी मंशा थी। आपकी राय? हर चीज़ जब तक नतीजे नहीं आएंगे, हर पार्टी कहेगी कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अखाड़े में अक्सर कहा जाता है कि पहलवान को अगर आप चित कर दें और उसकी पीठ लगा दें तो वो कहते हैं कि वो हारा हुआ माना जाता है। लेकिन आजकल के जो चुनाव में अखाड़ेबाजी होती है उसमें एक पुरानी, शायद सुरेश जी इस बात को जानते होंगे कि पहले अखाड़े में पटकने के बाद चित करते थे तब हार मानी जाती थी। उसमें एक चीज़ और होती थी कि जब तक ची ना बुलवा दी जाए, बोले साहब पीठ तो लग गई है लेकिन ची बुलवाएंगे तब हार मानूंगा। तो आजकल के चुनाव ऐसे होगा कि जब तक आप ची ना बुलवा दें एक दूसरे को तब तक कोई हार मानने को राजी नहीं है। तो ये 2 उपचुनाव है। कांग्रेस का दावा है कि विजयपुर वो जीत रहे हैं और ये हिंसा बताती है कि बीजेपी बैकफुट पे है। आपकी राय? पवन जी के आरोपों को आप किस ढंग से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि विजयपुर और बुधनी हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अब कांग्रेस तो पहले भी दम भरती थी कि हम अमरवाड़ा भी जीत जाएंगे, हम छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे, हम हरियाणा भी जीत जाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मध्य प्रदेश में भी रहेंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबता है। दूसरी बात यह है कि जनता ये जानती है कि आज जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि विकास को देखकर, विकास के मुद्दों को देखकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को देखकर, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता का समर्थन और आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।
पिछले चुनावों से हम देखते आ रहे हैं, अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इनके पास सिर्फ यही एक रोना होता है कि ईवीएम लाने वाले ये। और इसके बाद जब हार जाते हैं तो ये ठीकरा जो है जिस तरीके से फोड़ना शुरू करते हैं, अब इनका विलाप अभी से शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो है वो फायरिंग करवा रही है, जबकि ये स्पष्ट होगा। और ये हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस जो है इस चुनाव को षड्यंत्र पूर्वक जो है वो हिंसा फैलाना चाहती है, लोगों में दहशत फैलाना चाहती है। जो इनके मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अपराधी पकड़ा गया है, निश्चित तौर पर जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रशासन भी चाक चौबंद है। इस तरीके के यदि कोई हिंसा फैलाता है और शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और रही बात चुनाव में, तो देखिए हमने हमेशा कहा है कि हम जनता के बीच में सिर्फ विकास के मुद्दे, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाते हैं। हमने जो किया है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी कि नकारात्मकता से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो ये पूरे आरोप जो है वो कांग्रेस के ऊपर सिद्ध होते हैं। आपके जमाने में होती थी बूथ कैप्चरिंग और किसी को वोट भी नहीं डालने दिया जाता था, बंदूकों के साए में चुनाव हुआ करते थे, ये सब हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर अब जनता जो है वो बहुत जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और अपने मत अधिकार का प्रयोग भी बहुत अच्छे से करना जानती है। मंजरी जी, और हमने ये पिछले चुनावों में देखा है। जी मंजरी जी, एक सवाल मेरा था छोटा सा। वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे और 40,000 वोट, बड़ा आंकड़ा है, वो उन्होंने हासिल किया था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। क्या कांग्रेस की तरफ से जब वो प्रत्याशी बने हैं तो 40,000 वोट के साथ कांग्रेस के वोट जब मिलेंगे तो नतीजे किस तरह के आएंगे? आपसे एक सवाल मेरा था, चाहे तो आप इसका उत्तर दें, चाहे तो अगली बातचीत में दे दें जब अगले दौर की बातचीत होगी। सुरेश जी, हार के पहले लोग बहाने ढूंढते हैं, ये जो हिंसा हुई है वो किसके लिए बहाना हो सकती है? अभी तो मतदान नहीं हुआ है, मतदान होगा फिर मतगणना के बाद नतीजे आएंगे, लेकिन अगर आप बातचीत में ये जोड़ पाएँ कि ये जो हिंसा है वो किसके पक्ष में जाने वाली है, या ये जो आरोप है क्या ये अभी से हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं? और विजयपुर के साथ साथ बुधनी पर आपकी राय जरूर, क्योंकि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी जो मुकाबला बताया जा रहा है, कल तक तो ये था कि मुकाबला बहुत कड़ा है और भाजपा वहाँ जीती थी विधानसभा का चुनाव 1,04,900 कुछ वोट से जीती थी। वो संख्या कितनी घट पाएगी? अगर 1,40,04,000 का आंकड़ा घटकर जीत में तब्दील कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि ये एक हिस्ट्री होगी, लेकिन इसकी संभावना कम देख पा रहे हैं। बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और कांग्रेस के अंदर खाने में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा संशय होगा कि ये 1,04,000 का आंकड़ा कैसे घटबढ़ हो सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन आपकी राय दोनों मुद्दों पर। का जो है वो सीट ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कांग्रेस की सीट थी और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। और बीच में जरूर दो बार, एक बार सीताराम आदिवासी, बाबूलाल मेवाड़ा शायद 2 बार जीते हैं। तो ऐसा करके ये वहाँ भाजपा का भी अपना एक प्रभाव है और रामनिवास रावत जी का कांग्रेस का भी एक बड़ा प्रभाव रहा है। अब रामनिवास रावत जी वहाँ जीतते थे या कांग्रेस जीतती थी, इसके ऊपर जो है कल का मतदान जो है ये बताएगा चुनाव परिणाम के रूप में कि वो किसको वोट देते थे, व्यक्ति के लिए जाता था या पार्टी के लिए जाता था। यदि पार्टी के लिए वोट जाता था तो मुकेश मल्होत्रा के जो वोट 40,000 है वो जीत में कन्वर्ट करने की स्थिति वाले दिखाई देते हैं। और यदि कांग्रेस का वोट जो है वो रामनिवास रावत का वोट था तो बीजेपी का वोट प्लस करने के बाद रामनिवास रावत जीत जाते हैं और अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं। ये एक समीकरण मोटा मोटी वहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में गोली चलना एक सामान्य घटना के रूप में देखा जाता है। वहां दबंगाई ज्यादा वातावरण है, इसलिए गोली चलने का मतलब ये हो गया कि सत्ताधारी पक्ष के वातावरण जो है वो समर्थन में ज्यादा है। अन्यथा कांग्रेस जो है वहां गोली चलवाती यदि मान लो तो ऐसा। और जो कैंडिडेट है मुकेश मल्होत्रा वो दबंग प्रवृत्ति का नहीं है, ऐसा जानकारी अभी तक आई थी। यदि मान लो ऐसा कुछ है तो ये बात सामने हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है
कि वहां का जो गोली चालन का मतलब है वो ये है कि प्रभावशाली व्यक्तियों का हो सकता है, इतना हम जो है समझ सकते हैं। वास्तविकता तो पुलिस बताएगी कि क्या है। और जहां तक बुधनी का प्रश्न है, तो बुधनी के मामले में ये तो स्पष्ट है कि जो जीत का आंकड़ा शिवराज जी को मिला था वो तो संभव नहीं है, किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि हमें और आपको याद, उस प्रमाण का याद है, जब सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ी, राजकुमार पटेल उनके सामने थे, उनका नामांकन रद्द हो गया, पूरा चुनाव एक तरफा था, उसके बावजूद भी सुषमा स्वराज जी जो है वो शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। ये हम सबको याद है। इसका मतलब ये है कि शिवराज जी अपने कद से बड़ा किसी अन्य प्रत्याशी को नहीं होने देना चाहते। ये उनका स्वभाव भी है, उनका राजनीति करने का अपना तरीका भी है। इसलिए वहां जीत की संभावना 1,40,000 नहीं 14,000 हो गया है। मुझे लगता है वो भी काफी बड़ी जीत मानी जाएगी। ये है। दूसरा, बुधनी के बारे में मेरा जो आकलन है, आप चूंकि उस क्षेत्र से सीधे सीधे जुड़े रहते हैं, इसलिए आपको उसका पूरा अनुमान होगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि राजकुमार पटेल का किरात समाज में कोई कम प्रभाव नहीं है। शिवराज जी के बाद यदि प्रभावशाली नेता माना जाता है तो राजकुमार पटेल को ही माना जाता है। तो अब समाज को ये तय करना है कि शिवराज का जो राष्ट्रीय कद है उस कद को छोटा करके राजकुमार के कद को बढ़ाना है क्या, और समाज यदि ये तय करता है कि नहीं, राजकुमार और शिवराज का संतुलन बन जाए और हमारा यहाँ का भी कैंडिडेट समाज का जीत जाए और शिवराज का वर्चस्व भी बना रहे, तो वो रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में राजकुमार पटेल की जीत की संभावनाएं यूं आकर के गौण हो जाती है, अन्यथा समाज के अंदर उनके प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता। अब रही बात ये कि वहाँ के जो अन्य समीकरण वोट हैं, शिवराज जी का 3 दिन लगातार वहाँ रह जाना, ये बताता है कि बुधनी के अंदर जो थोड़ा टफ पोजीशन बन गई थी, सामाजिक समीकरण बिगड़ रहे थे, उनको साध लिया गया है और चुनाव परिणाम जो है वो पक्ष में बुधनी के आ जाएंगे, ऐसा अभी मेरा मानना है। ये राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है कि भाई मैं अब ये पवन जी को प्रसन्न करने के लिए कहूँ कि संभावना उनकी भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि दोनों सीटों पर कोई संभावना कांग्रेस की अच्छी नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा जो राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी प्रचार के लिए गए नहीं, जिनका व्यक्तित्व है। दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, संगठन को अच्छा संभाल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते। तो जीतू पटवारी साहब और उमंग सिदार जी जो हैं वो अभी वोट कमाने वाले नेता बन नहीं पाए हैं। उनको प्रयास करना पड़ेगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से वो प्रभावशाली हो जाएंगे, लेकिन अभी वो इतना प्रभावशाली नहीं है कि लोग उनको देख करके उनकी वाणी के आधार पर वोट दे दें। इसलिए मुझे लगता है दोनों कांग्रेस के हाथ में रहने वाली नहीं। सारा मामला ये भी कि 2 चुनाव हैं, सिर्फ 2। बीजेपी के पूरा संगठन, पूरी टीम और सरकार, कांग्रेस से बीजेपी ने 163 सीटें, 166 सीटें जीत ली थी विधानसभा चुनाव में, तो उस तुलना में कांग्रेस कमजोर है। बावजूद इसके दोनों उपचुनावों में पिछले बार की तुलना में मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। जीत का मार्जिन भी घटेगा और ये जो कड़ा मुकाबला है वो कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन, भाजपा के नेतृत्व और कांग्रेस की ताकत सब पर सवाल भी खड़े कर रहा है और उनको बता भी रहा है कि कौन घट रहा है और कौन बढ़ रहा है। जीत हार तो चुनाव के बाद ही तय होगी, लेकिन पवन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आम चुनाव के बाद भारी हार के बावजूद कांग्रेस ने इन 2 चुनावों में अच्छी वापसी की है। अभी तक प्रचार की दृष्टि से हम किसी डिसीजन पर नहीं जा रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा को ताकत लगानी पड़ रही है। और बीजेपी तो हर चुनाव जीतने की बात करती है, वो कोई चुनाव हारना नहीं चाहती। ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के हर चुनाव को जीतती, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव। कांग्रेस कई बार इसमें लिबरल हो जाती है, वो सोचती है उपचुनाव है, कोई इससे सरकार बन तो बिगड़ नहीं रही, इसलिए वो लापरवाही भी करती है। आपकी राय, जो सुरेश जी ने कहा, जो मंजरी जी ने कहा, उससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, जनता जो कहते हैं ये तानाशाही की बात है भारतीय जनता पार्टी की। हम हर चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर हम वही पहले भी मैंने कहा कि अगर आप हर चुनाव जीतना चाहते हैं तो जो पिछले चुनाव में वादे किए होते हैं उन वादों को पूरा करिए और अगला चुनाव जीतिए, तो आपका क्लेम बनता है चुनाव जीतने का। लेकिन हम पुराने वादों को पूरा नहीं करेंगे, नए वादे झूठ बोलते जाएंगे और फिर हम चुनाव जीतते जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई मैकेनिज्म की बात है, जिस मैकेनिज्म के दम पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी आपने मंजरी जी से पूछा, जो आदमी पकड़ा गया उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस वो हम तो विकास की बात करते हैं। अरे आपने अगर विकास की बात की होती, रामनिवास रावत जी कांग्रेस से आए, अभी कुछ दिन पहले वो कांग्रेस की विचारधारा के लिए वोट मांग रहे थे, अब वो किस मुंह से जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए वोट मांगने? तो जनता कहीं ना कहीं, जो न्यूट्रल जनता है
जो इनोसेंट जनता है, जिसका विश्वास है, जो चाहती है कि हमने अगर प्रतिनिधि को चुना है तो 5 साल बाद ही आए वापस हमारे पास वोट मांगने, तो क्या वो जनता 1% भी ऐसी नहीं होगी जो सोच रही होगी किस तरह व्यक्ति को हमने टिकट दिया और फिर किस उसी तरह से आके व्यक्ति जो टिकट मांगने आ गया। और आपने बोला वहां की जनता ने पकड़ा उस व्यक्ति को जो गोली चला रहा था, ये काम पुलिस वालों का होना चाहिए। जनता ने पकड़ा, स्पष्ट संदेश दे दिया कि जनता अब कांग्रेस पार्टी के साथ है, इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये नहीं होता संकेत तो पुलिस वाले पकड़ लेते, जो बैरियर्स लगा के बैठे हुए हैं, क्या मोबाइल देखने के लिए बैठे हुए हैं या कहीं से आदेश आएगा तब पकड़ेंगे। इस तरह की घटना इतने सारे गांव में अगर गोलीबारी होती है अपने आप समझ में आता है, लेकिन वो चीज को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर आपने चुनाव इतने विकास किया होता तो चुनाव के समय 400 करोड़ का विकास करने की जरूरत क्या पड़ती, आप पुराने वाले विकास को गिना रहे होते ना। लाडली बहनों को पागल बना दिया कि 3000 रुपए देंगे, अभी तक उसको नहीं मिल रहा। 2 करोड़ रोजगार की बात झूठ पे पूरा पुलिंदा लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार में नंबर 1 पे हो सकती है, लेकिन आम जनता की भावनाओं के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जीत के कगार पे है। बिल्कुल। क्या नाम से आपसे बीजेपी से मेरा सवाल है कि आप बहुत सारी बातें कर रही हैं, सरकार भी आपकी है, प्रत्याशी भी आपके, पूरी जबरदस्त संगठन है, और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी कोई चुनाव हारना नहीं चाहती। क्या लगता है कि जो पटेल साहब कर रहे हैं उसमें आप सहमत हैं या कुछ और तर्क है आपके पास? देखिए ना, हमने कहा कि हम तो विकास के लिए जाते हैं, हमने जो काम किया अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं जनता के सामने। और जितने बातें पवन पटेल जी कर रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, अगर हम झूठ बोलते होते फिर मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बन जाती, केंद्र में सरकार कैसे बन जाती, अन्य राज्यों में सरकार कैसे बन जाती। जनता बार बार हमें क्यों जिताती है? लोकतंत्र के मंदिर में जनता जो है वो भगवान होती है। अगर हमें भगवान का आशीर्वाद बार बार मिल रहा है तो हम कुछ अच्छे कर्म कर रहे होंगे ना, इसीलिए मिल रहे हैं। तो हमने जो कहा, हमने जो संकल्प लिए, हमने जो वचन दिए, हम उन पर खरे उतरे, हमने वो काम किया और उसका रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के सामने गए, उसका हमें जो है परिणाम मिला। तो ये सारे दावे और आपत्ति और नकारात्मक जो बातें हैं पवन पटेल जी आपकी यहाँ पर सारी खारिज हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हम जब जाते हैं जनता के बीच में सकारात्मक भाव के साथ जाते हैं, एक एक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता है। रावत जी का पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कह रहा हूँ कि आप वही विकास, वही सकारात्मक, हम तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं, लेकिन 100 दिन में काला धन आने की बात नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। आपने विकास नहीं किए हैं पवन जी, इसलिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जी आपका प्रश्न बनता है। मंजरी जी बोल रही है कि अगर हमने काम नहीं किए होते तो जनता बार बार हमको क्यों जिताती? वही तो हमने बोला कि आपको जनता ने जिताया है। अगर आप काम किए होते, मैं तो पूरे जो सबसे पहले 10 काम है उन 10 कामों को हम अभी गिना दे कि आपने पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी आप जीत रहे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई मैनेजमेंट है जिससे आप जीत रहे हो। आप 10 कामों को बता दीजिए, 100 दिन में काला धन आ गया, क्या बेरोजगारी कम होगी, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, किसानों की दुगनी कर दी, 2700 रुपए में गेहूं लेने लगे क्या, 2100 रुपए में धान लेने लगे क्या? आप बता दीजिए। नहीं ले 750 किसान आपके राज्य में शहीद नहीं हुए? हर विधानसभा चुनाव में देखा डीएपी खाद की बीज की लाइन लगी हुई है, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, विज्ञापन की सरकार है। पवन जी, इस पर अंतिम टिप्पणी मैं सुरेश जी से लेता हूँ। सुरेश जी, बहुत तीखे सवाल हैं पवन जी के, आपकी राय? वो तो कह रहा है कि मैं 10 सवाल ऐसे गिनाता हूं जो पूरे नहीं किए बीजेपी ने, लेकिन फिर भी सरकार में आती, कोई मैकेनिज्म है? सवाल पवन जी के मैं पिछले 7-8 साल से सुन रहा हूँ, इनके सवाल ही नहीं बदल पा रहे। सरकार 3 बार बदल गई, तो ये सवाल बदल लेंगे तो ज्यादा। मैंने व्यक्तिगत चर्चा में भी पवन जी से आग्रह किया है कि अब आप सवाल बदल लीजिए, इस सवाल पर जनादेश आ चुका है बार बार। लेकिन एक बात राघवेंद्र जी मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के साथ 2 चीजें प्लस हैं जो जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। जो राष्ट्रवाद है वो प्लस है। जो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती थी वो आजकल हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी होने लग गई, इसलिए वो बीजेपी के प्लस में है, वो प्रतिशत ज्यादा है। इसलिए जो है भाजपा का जो एक्जाई हिंदुत्व है उसके कारण वोटों का प्रतिशत ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। कांग्रेस जो है वो मुस्लिम वोट बैंक संभालने के चक्कर में हिंदू वोट बैंक जो पहले उसका हुआ करता था, दलित होता था, ओबीसी आदिवासी होता था, वो सब उससे छटक चुके हैं। इसलिए कांग्रेस की हार की संभावनाएं बढ़ रही है, हर राज्यों में हार रही है। अदरवाइज कांग्रेस का अपना एक जनाधार होता था। गांधी परिवार का जो 20%, 18%, राघवेंद्र जी आप और हम सब उस समय जब खबर लिखते थे तब हम ये मानते थे कि 18 से 23% गांधी परिवार का वोट था।
वो अब 7-8% पर आकर के रुक गया है, क्योंकि गांधी परिवार का जो एक दबदबा जलवा हुआ करता था वो लगभग समाप्त हो गया है। वो केवल दक्षिण में, और दक्षिण में भी केरल में जाकर के वो मुस्लिम बहुल एरिया में जाकर के सिमट गया है, जिसके कारण जो पक्ष है उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है। इन आंकड़ों के बारे में बहुत ज्यादा कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है, केवल सामाजिक समीकरणों ने सारे वातावरण को बदल दिया है। कांग्रेस पूरे तौर पर ये एक्सपोज हो गई है कि वो मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करती है, इसलिए उसको नुकसान हो रहा है। भाजपा बहुसंख्यक समाज के वोटों की पॉलिटिक्स कर रही है। सुरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समय की कमी है। अब बीजेपी ने भी कांग्रेस का कार्ड ढूंढ लिया। अगर वो अल्पसंख्यक की राजनीति कर रही है तो भाजपा ने भी बहुसंख्यक का दामन पकड़ लिया है। अब इस दामन पकड़ने पर जितने वोट आएंगे वो भाजपा का प्लस है, और कांग्रेस को जितने वोट छूटेंगे बहुसंख्यक के वो उसका नुकसान होगा। लेकिन अभी तो 2 उपचुनाव की बात थी, कल मतदान है और 23 तारीख को इस पर नतीजे आ जाएंगे। देखते हैं, आज हमने दोनों को सुना, मंजूर जी को भी सुना और पवन जी को सुना। इन दोनों की टिप्पणियां 23 तारीख को कितनी फलीभूत होती है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अभी तो तीनों का मैं साधुवाद करूंगा। सुरेश जी आपका धन्यवाद, मंजूर जी आपका बहुत धन्यवाद, और पवन जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।